चलो, तो शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, है ना। देखें आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ये भी जो है लगता है आवाज का। चलो, क्लियर आ रही है। तो शुरुआत करते हैं आप सभी का। और आज क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग, है ना। आज किसी प्रकार से जो है आवाज लैग भी नहीं कर रही है, प्रॉपर है। आ रही है या नहीं आ रही है। चलो, ये भी जो है ओके। तो भाई जो है, एक मिनट रुकिएगा। हम्म। हाँ, आज हमें जो पढ़ना है, लास्ट क्लास में जो है हमने पढ़ा था कि एक इंस्टीट्यूशन जो बैंकों के द्वारा, अगर मान लो बैंक दिवालिया हो जाता है, तो फिर जो है वो पैसा क्या करता है कि 5 लाख तक का भुगतान करता है ना। अब उस इंस्टीट्यूशन का आप नाम बताइएगा। आज की क्लास में हमें बिलफुल डिफाल्टर पढ़ना है। क्या है? बिलफुल डिफाल्टर। बिलफुल डिफाल्टर। एक मिनट। बिलफुल डिफाल्टर। तो बिलफुल डिफाल्टर क्या होता है, जरा ये देखो। देखो बेटा, यदि एक ऋणी ऋण प्राप्त कर संसाधन होते हुए भी ऋण वापस ना करे, अगर कोई व्यक्ति पैसा ले लेता है और संसाधन है उसके पास और इसके बावजूद भी पैसा वापस ना करे, तब वह उस ऋणी को बैंक बिलफुल डिफाल्टर घोषित कर देगी और उस ऋणी के विरुद्ध जो है कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। तो किसी भी ऋणी को किस किस दशाओं में, किन किन कंडीशन में बिलफुल डिफाल्टर घोषित किया जा सकता है, जरा देखो। वापस से सुनो कि एक ऋणी है, एक ऋणी है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एक क्या है भाई? एक ऋणी है, एक ऋणी है। यदि संसाधन होते हुए भी, इसके पास संसाधन है, संसाधन होते हुए भी, होते हुए भी, संसाधन होते हुए भी ये क्या करे? एक ऋणी संसाधन होते हुए भी, एक ऋणी संसाधन होते हुए भी वह ऋण ना चुकाए, ऋण ना चुकाए, चुकाए, तब जो बैंक हैं, तब जो बैंक हैं, जो बैंक हैं, बैंक हैं, उसको बिलफुल डिफाल्टर घोषित कर देते हैं। क्या है? बिलफुल डिफाल्टर घोषित कर देते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को किन किन दशाओं में बिलफुल डिफाल्टर घोषित किया जा सकता है? तो सबसे पहले कि यदि उसके पास संसाधन है और इसके बावजूद भी वह वापस ना करे, नंबर एक। कि यदि उसके पास संसाधन है, संसाधन है और वह पैसा वापस ना करे, वह पैसा वापस ना करे, संसाधन है और वह पैसा वापस ना करे, तो क्या कहते हैं? तो भी इस कंडीशन में भाई उसको बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है कि आपने पैसा लिया है और आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप वापस नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ कि यदि ऋणी ने ऋण किसी और उद्देश्य से लिया है, परंतु उसका जो प्रयोग है वो किसी और उद्देश्य से कर लिया है और इसके बाद वह ऋण वापस करने में असमर्थ हो जाता है, तो यह भी कंडीशन है कि उसको बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करवा देगी। यानी कि यदि आप पैसा लिए थे, आप मतलब ऋणी पैसा लिए थे
पैसा लिए थे, किसके लिए? यदि आपने पैसा लिए थे या लिया था, पैसा लिए थे या लिया था, किसके लिए? किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, किसी अन्य उद्देश्य के लिए, अन्य उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए, खर्च किसी और उद्देश्य से कर दिए हो, खर्च किसी अन्य उद्देश्य से, खर्च किसी अन्य उद्देश्य से कर दिए हो, कर दिए हो, और पैसा चुकाने में, और पैसा चुकाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हो, पैसा चुकाने में, चुकाने में असमर्थता, असमर्थता जाहिर कर रहे हो, जाहिर कर रहे हो, तो भी इस कंडीशन में उस व्यक्ति को बिल्कुल डिफॉल्टर बैंक घोषित कर देगा। अगला, कि यदि ऋणी ने ऋण जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया है, कि अगर जब वो ऋण ले रहा था तो उसने आपको जो है गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं, यानी कि यदि ऋणी, यदि ऋणी ऋण ऋण गलत दस्तावेज, यदि ऋणी ऋण गलत दस्तावेज के माध्यम से, दस्तावेज के माध्यम से, यदि ऋणी ऋण गलत दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, तो भी उसको बिल्कुल कैटेगरी की, बिल्कुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक और कंडीशन होती है कि ऋण लेने के उद्देश्य से कोई संपत्ति गिरवी रखी गई हो और बैंक के बिना जानकारी के उस संपत्ति को ट्रांसफर या बेच दिया गया हो, कि आपने जो है बैंक से पैसा लिया था और कोई संपत्ति आपने गिरवी रखी थी और बैंक को आपने नहीं बताया, बैंक की बगैर जानकारी के आप किसी को संपत्ति बेच दिया है और फिर ऋण वापस करने में आप असमर्थ हो गए हो, तो भी बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। चौथा कंडीशन है कि यदि ऋणी ऋण लेके जो गिरवी रखी गई संपत्ति है, गिरवी रखी गई संपत्ति कहीं और ट्रांसफर कर दिया हो, कहीं और हस्तांतरित कर दिया हो, हस्तांतरित कर दिया हो, हस्तांतरित कर दिया हो, तो भी हम बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित, तब तो भी हम क्या कहेंगे कि उस कैटेगरी में बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर देंगे, मतलब बैंक घोषित कर देंगे। तो भाई भारतीय पासपोर्ट कानून में संशोधन किया गया और कहा गया कि यदि एक ऋणी ने 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का ऋण लिया हो, अगर कोई मान लो कि ऋणी 50 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा ऋण लिया हो और बैंक ने उसे बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया हो, कि बैंक ने उसको दिवालिया बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया हो, तब उस ऋणी का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाएगा और उसे भारत से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भारत से वो बाहर नहीं जा सकेगा। अब भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया 2016 में और इसके अंतर्गत यदि बिल्कुल डिफॉल्टर किसी मान लो दूसरे देश चला भी जाता है, तब ऐसे में भारत में उपस्थित उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करके नीलाम कर दिया जाएगा। अब सितंबर 2023 में आरबीआई ने बिल्कुल डिफॉल्टर से संबंधित नियमों में कुछ बेटा महत्वपूर्ण संशोधन किए। अब संशोधन ये थे कि बैंकों की तरह अब तक जो है, अब एक एनबीएफसी भी एक ऋणी को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर सकती है, जैसे बैंक किसी व्यक्ति को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं, तो उसी तरह एनबीएफसी भी एक ऋणी को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर सकती है।
अब किसी भी ऋणी को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए बैंक और एनबीएफसी हर हाल में 6 महीने प्रतीक्षा करेंगी कि अगर किसी को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करना है तो कम से कम आपको 6 माह प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और जैसे ही एक ऋणी को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा तो उसे अपना पक्ष रखने के उद्देश्य से 15 दिनों का बेटा एक नोटिस पीरियड होता है, 15 दिनों का समय दिया जाएगा। बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए ऋण की धनराशि कम से कम 25 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो कम से कम आपका जो अमाउंट है कितना, 25 लाख रुपए का होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कराने की। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आप ये जान गए कि ये बिल्कुल डिफॉल्टर कौन सी दशा है और किन किन कंडीशन में बिल्कुल डिफॉल्टर किसी व्यक्ति को घोषित किया जा सकता है। उसके लिए ये आपके चारों कंडीशन है जो कि मैंने बताया, इन इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। एक और सब हेडिंग है परिसंपत्ति पुनर्निर्माण या पुनर्गठित कंपनी, जिसको हम कहते हैं एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, परिसंपत्ति परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण कंपनी या एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी। भाई ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी क्या होता है, या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है, जरा सुनिए। देखो बेटा, एआरसी की स्थापना भारत में जो है ना सारफेजी एक्ट के अंतर्गत प्रारंभ हुई। मतलब जो इसकी स्थापना है, जो एआरसी है, एआरसी, इसकी स्थापना भारत में भारत में सारफेजी एक्ट के अंतर्गत, सारफेजी एक्ट के अंतर्गत शुरू होती है। ये सारफेजी एक्ट क्या है? सारफेसी, FAESI होता है, ठीक है। सारफेजी एक्ट क्या है? मतलब एआरसी की स्थापना बेटा इस एक्ट के अंतर्गत, सारफेजी एक्ट के अंतर्गत होती है। तो ये सारफेजी क्या है? सारफेजी क्या है, जरा देखो इसे। सारफेजी, सारफेजी विच मीन्स सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल securitization and reconstruction of financial assets, reconstruction of financial assets, financial assets and enforcement of security interest act, enforcement of security इंटरेस्ट एक्ट, बड़ा नाम है इसका, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इंटरेस्ट एक्ट, ये इसका पूरा नाम है।
तो इस एक्ट के अंतर्गत एआरसी की जो स्थापना है भारत में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी की स्थापना, तो इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, जो सारफेसी एक्ट है, इसके अंतर्गत की गई। अब जरा देखो कि ये कैसे और ये काम क्या है। देखो, ये जो सारफेसी एक्ट है ना, तो इसी अधिनियम ने भारत में कार्यरत बैंकों को एक राइट्स दिया। राइट्स ये था कि यदि एक ऋण सुरक्षित ऋण है, सिक्योर्ड ऋण है, तो ऋणी इसे सिक्योर्ड ऋण है और ऋणी इसे वापस ना करे, तब बैंक उस परिसंपत्ति को जब्त करके उसकी नीलामी कर सकता है। मतलब कि अगर ऋण सिक्योर्ड है और ऋणी उसको वापस नहीं करे, तो बैंक को ये राइट्स है इस सारफेसी एक्ट के अंतर्गत उसकी संपत्ति बेच करके, नीलामी करके आप जो है पैसा वसूल सकते हो। इस अधिनियम के अंतर्गत बेटा एआरसी की स्थापना हुई और एक व्यक्ति, एक औद्योगिक इकाई एवं दो अथवा दो से ज्यादा बैंक एआरसी की स्थापना कर सकते हैं। एआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो आरबीआई के साथ होता है और आरबीआई ही एआरसी के लिए नियम कानून बनाती है। अब भारत में स्थापित जो पहली एआरसी है वो ARCIL है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, यानी जो भारत की पहली एआरसी है वो ARCIL है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम ध्यान रखना, ये भारत की पहली एआरसी है। अब इसकी जो स्थापना है इस ARCIL की, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI, IDBI, इन चारों बैंकों ने मिलकर के इसकी ARCIL की स्थापना भी करी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद होता क्या है, आगे कहानी बढ़ती है और एआरसी जो है बैंकों के एनपीए को, जो ये एआरसी है तो बैंकों का जो बैड लोन था, जो एनपीए था, जो स्टिकी लोन था, उसको छूट दर पर खरीदती है और अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद से इसकी वसूली का प्रयास करती है। दरअसल प्रशिक्षित कर्मचारी का यहां पर मतलब उसके लठैत हैं। बस कहने को है कि एक जो है, एक ऑफिशियल भाषा में ये कहते हैं कि प्रशिक्षित कर्मचारी आपसे पैसा वसूलेगा, पर होता ऐसा नहीं है। वो कायदे से जो है लठैत जाते हैं और पैसा धुनुक के पैसा ले आते हैं। अब भाई 2008 में अमेरिकी मंदी आती है और इसके चलते भारत में भी बैंकों का लगातार एनपीए जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। कुछ एनपीए जो है राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण और ज्यादा जटिल हो गए, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मान लो कि किसी नेता के बेटे ने कोई इंडस्ट्री डालने के लिए आपसे बैंक से पैसा लिया था, तो आप जो है कौन, अगर बहुत ठीक ठाक बड़ा नेता है तो आप चाहे कोई भी एआरसी हो, आपकी हस्ती नहीं है कि वहां जाके डंडा कर दोगे। तो भाई इसके चलते कुछ जो एनपीए जो रहा वो राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते वो जटिल हो गया। अब समान एआरसी के लिए भाई ऐसा जो एनपीए खरीदना बहुत मुश्किल था, इसकी जो है वसूली कर पाना बहुत मुश्किल था। तो भाई जब इसकी वसूली नहीं कर पाओगे, इसकी वसूली नहीं हो पाएगी, तो भारत सरकार ने जो है, ऑब्वियस है कि भाई संभव ही नहीं है कि भाई बड़ा राजनेता है फोन करवा देगा, तो फिर कैसे इसकी वसूली कर पाएगा। तो भारत सरकार ने बैड बैंक के रूप में एआरसी की स्थापना का निर्णय लिया कि कम से कम जो है एक ये रहेगा कि भारत सरकार की रहेगी तो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से पावर भी रहेगा और एज भी मिल सकेगी, उसको हेल्प मिल सकेगी। तो बैड बैंक के तौर पे एआरसी की स्थापना का निर्णय लिया, जिसे सरकार का सहयोग भी प्राप्त होगा। परंतु रघुराम राजन जी ने उस दौरान आरबीआई के गवर्नर थे और उन्होंने बैड बैंक की स्थापना का पुरजोर विरोध किया और उनका कहना था कि भाई ये समाधान नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि बैंकों के लिए जो है ना, बैंकों के जो बोझ को बैड बैंक जो एआरसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि भाई जो ये बैड बैंक है, इसकी स्थापना के लिए आप पैसा कहां से लेके आओगे, पूंजी एकत्रित करना भी तो मुश्किल होगा। तो आरबीआई ने इस विरोध के कारण जो है सरकार ने, यानी मतलब आरबीआई का जो उस समय गवर्नर थे, तो आरबीआई ने विरोध किया। तो आरबीआई के इस विरोध के कारण सरकार ने इस प्रक्रिया को क्या किया था भाई, टाल दिया था, जब रघुराम राजन जी ने क्या किया था, रिकमेंड किया था। अब पुनः जब जो है
उर्जित पटेल साहब जब आरबीआई के गवर्नर बनते हैं तो एआरसी की स्थापना की प्रक्रिया को वापस से शुरू करते हैं और भारत सरकार ने वापस से एआरसी की प्रक्रिया पुनर्जीवित करी। अब यह तय हुआ कि भाई बैड बैंक का नाम जो है, ये जो बैड बैंक के नाम से एआरसी खोलना था, कि इसका पारा रखा जाएगा। पारा विच मींस, मतलब कहा गया जब उर्जित पटेल साहब आते हैं और फिर वापस से पुनर्जीवित होता है, तो भाई बैड बैंक ऑलरेडी जो है भारत सरकार रिजेक्ट कर चुकी थी कि बैड बैंक अब नहीं रहेगा, तो इसका नाम अब जो है पारा रखा गया। क्या है? पारा। पारा विच मींस, पारा का मतलब यह है कि पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। पब्लिक सेक्टर एसेट है, पब्लिक सेक्टर एसेट्स, सेक्टर एसेट्स, एसेट्स रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन एजेंसी, एजेंसी। अब कब? जब बैड बैंक की स्थापना का भाई जो है, जब रघुराम राजन जी कहते हैं, सॉरी, जब उस समय जो है जब सरकार कहती है तो रघुराम राजन जी इसका विरोध करते हैं, तो सरकार इसको ठंडे बस्ते में बैड बैंक को डाल देती है। फिर रघुराम राजन जी के बाद आते हैं उर्जित साहब, उर्जित पटेल, और इसके बाद जो है जो ये बैड बैंक था, ये कॉन्सेप्ट को वापस से जो है आरबीआई के जब गवर्नर बनते हैं तो एआरसी की स्थापना की प्रक्रिया को भारत सरकार जो है वापस से पुनर्जीवित करती है। और फिर उसका नाम बदला गया, क्योंकि पहले से विरोध हो चुका था, तो इसका नाम रखा गया पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी। अब इसे सरकार का समर्थन प्राप्त होगा, ये एआरसी ही है एक तरीके से, और इसमें जो पूंजी है वो आप जैसे निवेशक यानी आम निवेशक कर सकेंगे, निवेश कर सकेंगे। अब ये जो लाभ बनाएगी उसका एक हिस्सा उन आम निवेशकों को लाभांश के तौर पे दिया जाएगा। परंतु वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आता है, और जैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आता है तो इसके माध्यम से तीव्र गति से जो बैंकों का एनपीए था उसकी वसूली शुरू होती है। और एक बार पुनः जो ये पारा लाने की व्यवस्था हो रही थी तो इसकी स्थापना की प्रक्रिया को वापस से टाल दिया गया। फिर आगे कहानी बढ़ती है, कोविड आ जाता है, और कोविड महामारी के दौरान बैंकों के एनपीए में लगातार फिर वृद्धि होना शुरू हुई, पैसा लोग देने से चूक रहे थे, तो एक बार फिर से बैड बैंक की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई और बजट 2021-22 में इसकी स्थापना की घोषणा करी गई। तो भारत सरकार के समर्थन में इस जो है मतलब एआरसी की स्थापना का बात करा गया, तो भारत सरकार के समर्थन से जो है स्थापित इस एआरसी को दो हिस्सों में, इस एआरसी के जो है दो हिस्से बनाए गए, एक एआरसी स्थापित करी गई और उसके दो हिस्से बनाए गए। तो दो हिस्से एआरसी के कौन कौन से थे जरा देखो, इसमें एक था भाई एनएआरसीएल और एक था आईडीआरसीएल, एनएआरसीएल और दूसरा था आईडीआरसीएल। आप कहोगे कि सर ये एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल क्या है? एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल क्या है? जो एनएआरसीएल है वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड। और ये आईडीआरसीएल क्या था? ये था इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, तो एआरसी के जो है ना दो हिस्से किए गए। अब आप जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो एनएआरसीएल,
ये दरअसल NARCL में 51% की हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, और 49% हिस्सेदारी जो निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी है। वहीं दूसरी तरफ आप IRDCL देख रहे हो तो IDRCL में 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों की है, जबकि 49% की हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत NARCL जो ये ऊपर वाली है, इसे देखो, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो NARCL है, एक बैड बैंक से छूट दर पर NPA खरीदेगी, जबकि इसकी वसूली जो है IDRCL करेगी। मतलब खरीदेगी NARCL और वसूली कौन करेगी? IDRCL। छूट दर पे NPA को NARCL खरीदेगी। अब IDRCL इसकी वसूली करेगी, तो NARCL उन्हीं NPA को खरीद सकती है जिनमें धनराशि कम से कम 500 करोड़ रुपए की हो। यानी कि जो NARCL उन्हीं NPA को खरीद सकती है कि जिनमें जो धनराशि है कम से कम 500 करोड़ रुपए की हो। अब NPA की खरीदारी की प्रक्रिया में NARCL बैंकों को मात्र 15% की जो हिस्सेदारी है वो ही नगद में अदा करेगी। मतलब क्या है कि जो NARCL है अगर बैंकों का NPA खरीद लेती है तो मात्र 15% हिस्सा ही नगद में अदा करेगी। बाकी शेष जो 85% का भुगतान है वो ऋण की वसूली के उपरांत ही होगा। कि मान लो बैड बैंक को ले लिया गया, खरीद लिया गया, तो पहले ये जो NARCL है 15% तुमको जो है पहले से नगद में अदा कर देगी, भुगतान पहले से अग्रिम भुगतान कर देगी, और रेस्ट ऑफ जो 85% है इसका भुगतान ऋण वसूली के बाद होगा। अब NPA खरीदने की प्रक्रिया में इसे 85% के बदले NARCL बैंकों को इतने ही मूल्य का क्या करेगी, जो 85% है वो सिक्योरिटी रिसीट दे देगी, और ये जो सिक्योरिटी रिसीट को सरकार की गारंटी प्राप्त होगी। अब सरकार की जो गारंटी प्राप्त होगी और इसकी जो वैधता है, वैलिडिटी, वो 5 साल की होगी। और ऐसे सिक्योरिटी रिसीट को गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने करीब 30,600 करोड़ रुपए अलग हटा करके रखे हैं कि ऐसे ऐसे में हम जो है क्या करेंगे, सिक्योरिटी रिसीट जो है दे देंगे। तो उस सिक्योरिटी रसीद के लिए भारत सरकार ने 30,600 करोड़ रुपया अलग से रखे हुए हैं। तो समझे आप कि क्या होगा कि भाई 85% मान लो कि जैसे ऐसे समझो, उदाहरण ले लो कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक का 1000 करोड़, यानी क्योंकि 500 करोड़ से ऊपर होगा तभी, तो 1000 CR रुपया NPA हो जाता है। NPA हो जाएगा तो NARCL खरीदेगा, NARCL खरीदेगा और IDRCL वसूलेगा, IDRCL वसूलेगा। इसमें एक पेच ये कहा गया इसमें यह कहा गया, जरा देखो, कि ये जब पैसा खरीदा तो मान लो 1000 करोड़ का NPA था, तो इसमें 15% कितना हो जाएगा इसका कि 150 करोड़। तो 150 करोड़ ये पहले नगद में दे देगा जैसे NPA खरीदेगा छूट दर पर, और बाकी 85 करोड़ ये तभी देगा, सॉरी 850 करोड़, ये 150 करोड़ हुआ ना, तो 850 करोड़ ये तभी देगा 85% जब जो है NPA मिल जाएगा। अब भाई इसके बदले जो है क्या किया जाएगा कि सिक्योरिटी रिसीट बैंक को दे दी जाएगी। ये पैसा नहीं दिया जाएगा, ये बाद में पैसा मिलेगा जब NPA वसूली कर लेगी जो बैड बैंक है, लेकिन इसके बदले जो है जो सिक्योरिटी रिसीट दे दी जाएगी, सिक्योरिटी रिसीट दे दी जाएगी, जो सिक्योरिटी रिसीट है। और इसकी जो सिक्योरिटी रिसीट है ना भाई, इसकी जो वैलिडिटी 5 साल की होगी। कितनी? सिक्योरिटी रिसीट की जो वैलिडिटी है 5 साल की होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा।
अब भाई सिक्योरिटी रिसीट को गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 30,600 करोड़ रुपया अलग से हटा के रखा है। तो दरअसल ये पूरा क्या है, मैकेनिज्म है, ऐसे जो है इसमें काम होगा। आज यहीं तक रखते हैं। मॉर्निंग में अभी हम जो है सुबह शाम हमारी क्लासेस हो रही है, तो क्या करेंगे कि मॉर्निंग में जो है हम त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहते हैं, वो पढ़ेंगे, अगला जो हमारा चैप्टर होगा। तो ये